अंधेरे की शिकायत करने से अच्छा है स्वयं एक दिया जला दिया जाए। मंथन में भी आज जो मेरी मेहमान हैं, उन्होंने कभी अंधकार से शिकायत नहीं की, बल्कि स्वयं दिया बन करके लोगों के जीवन को रोशन किया है। आज मेरे साथ हैं पद्मश्री उमा तुली जी। वैसे तो वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उमा तुली जी ने जो कामयाबी बहुत कम उम्र में हासिल कर ली, उसे हासिल करने में शायद अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे शायद जन्मों लग जाएंगे। उमा तुली जी जो हैं वो फिजिकली चैलेंज लोग जो हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम करती हैं। अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से उन्होंने एक संस्थान का स्थापना की थी और उस संस्थान में ही वो डिसेबल बच्चों को और एबल बच्चों को एक पायदान पर रख करके उनके जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। वो एक शिक्षाविद हैं, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। उनकी पर्सनालिटी में ऐसी बहुत सी बातें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर हम जानेंगे तो हमें लगेगा कि उन तक पहुंचना या उन जैसा बनने के लिए हमें क्या कुछ खास करना होगा। वैसे भी उनका एक मानना है कि जिन्हें हम डिसेबल कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं, उनको सहानुभूति की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनके सशक्तिकरण के लिए हमें बात करनी चाहिए या कार्य करना चाहिए। और कुछ ऐसा ही उमा तुली मैम ने किया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे पास तो खैर बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आज उनसे पूछने वाली हूँ। नमस्ते मैम। नमस्कार। एक बार फिर आपको नमस्कार कर रही हूँ, क्योंकि आपको जितनी बार नमन करूं मुझे लगता है उतनी बार अच्छे अच्छे आशीर्वाद मुझे मिल जाएंगे आपसे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम, सबसे बड़ी बात कि आज तो मेरा सच में बहुत बड़ा सौभाग्य, मैं इसे कहूंगी कि मुझे आज आपसे बात करने को मिल रहा है, एक ऐसी शख्सियत से जिसने लोगों की जिंदगियों को रोशन किया है और आज तक आप निरंतर लोगों के जीवन को रोशन करती ही जा रही हैं। आप एक लेक्चरर थी मैम, है ना, एक अच्छी खासी नौकरी जिसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों को पढ़ाया, घर आ गए, बात खत्म। लेकिन आपने उससे इतर जाकर के इतना बड़ा काम, इतना चैलेंजिंग काम लिया, इसके पीछे क्या वजह थी? योगिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप मुझे ऐसा अवसर दे रहे हैं कि मैं अपने जीवन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे कहना चाहिए, इवेंट को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू मैम। की शुरुआत तो 1981 में हुई थी, जी मैम। 1965 में जब इंडियन पास वाज बॉर्न, तब एक भाई का एक्सीडेंट हुआ। भाई मेरा उस समय 21 साल का था और मैं 19 साल की। वो इंजीनियर बन चुका था और लेक्चरर बन चुकी थी। तो जैसे कहते हैं प्राइम ऑफ यूथ, उस टाइम में वो एक दिन मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था और ट्रक ने उसको मारा, वो गिरा और उसके बाद ट्रक का जो रियर टू व्हील होते हैं वो इसके थाई के ऊपर से गए। तो वो एक तरह का इतना बुरा एक्सीडेंट था कि एम्पुटेशन करना बहुत आवश्यक हुआ, और एक नहीं उसके 3 एम्पुटेशन हुए और पूरा लाइफ तो खतरे में थी ही, लेकिन लाइफ अगर बचा सके तो उसका आर्टिफिशियल लिम्ब भी कैसे मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। पूरे हिंदुस्तान में उसको जहाँ जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल थे सब जगह लेकर गए और उसके साल बाद हम लोग उसको अकेले अमेरिका घूमना किया, जो एक बड़ा वॉर टाइम में जो देखने को मिलता है वो बहुत दिल को दहलाने वाली कहानी है। लेकिन सबसे बुरी चीज जो मुझे उस समय लगी वो लगा कि बार बार लोग कहते थे हाय बेचारा, और उस समय इतने सारे मैंने यंग एम्पुटीज देखे हॉस्पिटल्स में और सबका वही हाल कि अरे बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि एजुकेशन इज द ओनली वेपन जिससे एक दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा आयाम शुरू करें जिसमें बचपन से ही दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, तो ये हाय बेचारा एटीट्यूड डेवलप ही नहीं होगा और हम समाज में एक नई चीज ऐसी शुरू कर सकेंगे कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पॉसिबल होगी। इस विचार से मैंने अपने लेक्चरर की सैलरी 65 से 81 तक पोस्ट ऑफिस में जमा की और 81 में कहते हैं ना कि जब तक
ऊपर वाले की इच्छा ना हो तब तक आप कोई काम पूरा नहीं कर सकते, और खास हो तक बिल्कुल भी नहीं कि आप एक नई चीज शुरू करने फुल ऑफ चैलेंजेस, तो भगवान का आशीर्वाद तो चाहते ना। तो मैं किसी बाबा से प्रार्थना की, और अमरज्योति का लोगो, अमरज्योति का नाम सब बाबा से ही मिला। तो 81 में इसकी जब शुरुआत की तो एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया कि लोग ये सोचते थे ये तो संभव हो ही नहीं सकता, या आप एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में एक साथ पढ़ाना एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, बल्कि रेप्लिकेबल इवेंट हुआ। और सब अब आप देख लीजिए, सारे लेजिस्लेशंस में इंक्लूजन की बात है, यूएनसीआरपीडी में इंक्लूजन की बात है, और सब जगह इस इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात है। मैम, शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे, या जो लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं वो तो ये भी जानते होंगे कि डिसेबिलिटी एक्ट जो बना था उसमें आपका बहुत अहम किरदार था। तो इसमें भी, और अब उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ उसमें भी हम लोगों ने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए उसके बेसिस पर काफी बदलाव लाए गए, और अब जो बना है उसमें इम्प्लीमेंटेशन की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज नजर आ रही हैं, बिकॉज थोड़ा सा इसमें ऐसा तत्व आया है कि 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड कर लिया गया है एज अगेंस्ट 7, और इसमें एक ऐसा प्रावधान भी है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो देयर इज सम पेनल्टी इन्वॉल्व। तो ये ज्यादा इम्प्लीमेंट होगा, इनफैक्ट हो भी रहा है। देखा होगा जो हमारा मंत्रालय है जस्टिस एंड पिछले कुछ वर्षों में बहुत नई नई चीजें शुरू हुई हैं। एक्सेसिबल इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, जो 9 इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट बन चुके हैं, जो एनजीओ को सपोर्ट दिया जा रहा है, जो सिविल सोसाइटी और CSR का आप सुनते होंगे, ये सब सिर्फ इसलिए हो सका है कि अब जागरूकता ज्यादा है, लोग की जो विलिंगनेस है वो इसलिए है कि अब लाइक की जा रही है उनकी एबिलिटीज। लोगों को ये समझ में आ गया है कि डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी, और जो एक्सेप्टेंस है, सोशल एक्सेप्टेंस, वो भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि बचपन से ये विचार डाले जा रहे हैं कि दिव्यांगता जो है वो ये तो किसी भी उम्र में किसी के साथ भी कोई सी भी डिसेबिलिटी हो सकती है, और इससे इंसान को मेन स्ट्रीम ना किया जाए, ये बहुत गलत है। ये भी लोगों को समझ में आ गया है। एक समय था जब लोग इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों को घर में लिटरली चेन से बांध के चले थे और खाना सामने रख जाते थे। आज हम कहीं ज्यादा दूर पहुंच चुके हैं। अब लोगों को समझ में आ गया है कि उनके लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, उनके एजुकेशन के लिए भी अब बहुत कुछ अरेंज किया जा चुका है। उनको अब हम किसी भी तरह से समाज से अलग करें, ये बात सामने नहीं आ सकती, बिकॉज सबको समझ में आ गया है कि वो किसी से कम नहीं है अपनी समझ में, और ये समझ पहले से ज्यादा हाईलाइट होने लगा है। आपने देखा होगा नेशनल अवार्ड का फंक्शन कल ही था, तो किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, किस तरह से सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से उनको मुख्य धारा में लाया जा रहा है, जिससे कि वो उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो सकें जिन पर नॉन डिसेबल्ड हैं। तो मुझे लगता है ये जितने प्रयास हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सिविल सोसाइटी, एनजीओ कितने आपको पूरे देश में नजर आ रहे होंगे, और इस किस्म के सेमिनार और वेबिनार जी कम नहीं है, तो साफ साफ करना है, जो भी करना है ये उनका अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए।
मैम अभी से कुछ समय पहले तक ना हम लोग बहुत कुछ पैरालंपिक्स के बारे में भी नहीं जानते थे, या ये भी नहीं जानते थे कि जो ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं वो जिंदगी में क्या कुछ खास करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में जब से मैंने भी मंथन करना शुरू किया, मेरी आपसे इंटरेक्शन हुई, मैं एक बार RCI में आई, तो मुझे पता चला कि बच्चे जो हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो हमसे कई गुना बेहतर परफॉर्म करते हैं। वो कमतर तो किसी हालत में ही नहीं है। तो ये चीजें मुझे अचंभित करती हैं। आपके तो स्टूडेंट्स रहे हैं। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं आपके साथ कहानियां शेयर करना शुरू करूं तो इतना समय ही नहीं होगा, पर कुछ एग्जाम्पल मैं जरूर देना चाहूंगी। अभी पैरालंपिक्स की आपने बात की, जी हमारे मैम। ने कैनोई में भाग लिया और वो बहुत ही कम नंबर से 4th आई है, मतलब उसका ब्रॉन्ज मेडल मिस हो गया। वो फिजिकली चैलेंज है और कैसी मुसीबतों में से वो गई, तो हमें ये लग रहा था उसका तो कहीं कोई नंबर आ ही नहीं सकता, पर वो सेमीफाइनल में पहुंच गई। और सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने उसको नौकरी भी दी, उसको मेरा ख्याल है 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया, और आगे के लिए वो इतनी मोटिवेट हो गई है कि वो कहती है अगली बार तो मैं गोल्ड मेडल लेकर ही आऊंगी। इसी तरह से मेरी बच्ची अभी राइफल कंपटीशन में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल ले आई है और इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो वो तैयारी कर रही है पेरिस जाने की कि मैं वहां जरूर अपना गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा। तो ये जो लोगों के मन में आत्मविश्वास बढ़ा है, वो इंक्लूसिव स्पोर्ट, इंक्लूसिव कल्चरल एक्टिविटी, इंक्लूसिव एजुकेशन का ही परिणाम है। क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है एक पर्सनालिटी का, वो तभी हो सकता है जब आप बचपन से उनको साथ पढ़ाएं, उनको समान अवसर दें, उनको हर चीज में फुल पार्टिसिपेशन का मौका दें। तो अगर इन चीजों का ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से उनके व्यक्तित्व का ही विकास नहीं होता, उनका पूरा हर तरह से, एक तरह से राइट्स का वो लोग अपना जानकर पूरी हर चीज में भाग ले सकते हैं। और जब सोशल एक्सेप्टेंस हो जाती है तब तो कुछ कहना ही नहीं। वो तो बस उनकी एक ही बात निकलती है, हम भी छू लेंगे आकाश, हमें धरती पर चलने का मौका तो दीजिए। ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल मैम। जैसे आपके बच्चे अब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिन दिनों आपने शुरुआत की थी तो चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे आपके पास। पहली बात तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ होगा कि ऐसी कोई संस्थान हो सकती है जहाँ पे दोनों तरह के बच्चों को समान अधिकार दिया जाएगा। फिर फाइनेंस, जो फाइनेंसेस होते हैं, फंड्स होते हैं, फिर जो भाई मैन पावर भी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें आपने मैनेज कैसे की मैम? आज पूछिए तो अमर ज्योति की कहानी दिए और तूफान की कहानी। तो मेरा ये कहना होता है कि जहाँ गॉड विल हो, जहाँ ऊपर वाले की कृपा हो, वहाँ कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उन्होंने, ऊपर वाले ने हमें मुश्किलें दी तो उनको सामना करने का, उनको विन ओवर करने का रास्ता भी दिखाया। कहीं आग लगी, कहीं बाढ़ आई, कई बार स्ट्राइक भी हुई, कई बार काम कंस्ट्रक्शन का बंद करना पड़ा क्योंकि पैसे नहीं थे। पर उम्मीद हमारी यही रही कि भगवान अपने आप कहीं ना कहीं से जो विश्वास था भगवान में, वो हमें आगे खींचता रहा। और हम लोग सारी प्रॉब्लम के बावजूद ये सब आगे अपने आयाम को ला सके, अपने स्वप्न को साकार बना सके। और आज वही चीज जिसके लिए मुझे लिटरली कहा जाता था ना तुम तो पागल हो, ऐसे वो ही लोग अब इसको रेप्लिकेट भी कर रहे हैं। ये जो प्रयास हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो पूरे इंडिया में अब रेप्लिकेट हो रहा है। मॉरिशस, नेपाल से टीचर्स आगे ट्रेनिंग ले जा चुके हैं। हमारे वॉशिंगटन में और UAE में भी इसकी बहुत वर्कशॉप्स हुई हैं। और हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हर स्कूल के टीचर्स को, रेगुलर टीचर्स को ट्रेनिंग दें, जिससे कि रेगुलर टीचर्स और भी जल्दी स्पेशल एजुकेटर्स बन जाते हैं। उनको टीचिंग एक्सपीरियंस तो होता ही है, लेकिन साथ में जब एक स्पेशल एजुकेटर को ट्रेनिंग मिलती है तो इंक्लूजन बहुत आसान हो जाता है। मैम
ऐसी चीजें हैं जैसे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक टीचर्स की ट्रेनिंग विद टीचर्स एंड लर्निंग मटेरियल तैयार करना, बहुत से ऐसे एटीट्यूड को बदलना जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स भी साफ कह देते हैं नहीं जी आई डोंट थिंक अवर स्कूल कैन टेक इट अप, उसको बदलना और लोगों को ये समझाना कि ये एक आप किसी का राइट छीन रहे हैं बाय नॉट डूइंग इट। तो ये सारी चीजें अपने आप में मुश्किल है पर उनको सुलझाना भी मुमकिन है। तो इसीलिए अमर ज्योति की एक स्लोगन है, मुश्किल है पर मुमकिन है। और हम लोग हमेशा यही कहा है, डिफिकल्ट बट पॉसिबल। और अमर ज्योति की टीम का जो काम रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। सब ने अपने हाथ मिलाकर एक ऐसा संकल्प किया है कि ये तो हम संभव बनाकर ही रहेंगे और ईश्वर की दया से बहुत सी चीजें संभव बना दी गई। जैसे 26 जनवरी को जो परेड होती है, रिपब्लिक डे परेड, उसमें पहली बार अमर ज्योति ने ये संभव किया कि बच्चे विद डिसेबिलिटी भी भाग ले सकते हैं। वाओ। 1995 में हमारे मंत्रालय ने ही ये अनाउंस किया कि ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये शुरुआत 1995 में अमर ज्योति के द्वारा की गई। और उसके बाद फिर आपने देखा होगा हर साल ही दिव्यांग बच्चे जो हैं वो इसमें भाग ले लेते हैं। तो इसी तरह से जो एक्सेसिबिलिटी का काम शुरू हुआ वो भी अमर ज्योति की पहल थी। और मेरे विचार से तो एक यही नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन का पाथ ब्रेकिंग काम जो अमर ज्योति ने किया वो भी बहुत ही जिसे कहते हैं ना मुश्किलों में डाला, लेकिन हो गया संभव। ये जो नई नई चीजें शुरू की तो हमेशा हर चीज के लिए आसान नहीं था, काफी करने पड़ते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आ रही थी। और अब ऐसा लगने लगा है कि वास्तव में जो तपस्या चली इतने वर्ष तक वो वर्थ इट थी। सही बात है मैम, सही बात है। आपने अकेले शुरुआत की थी, वो शेर मुझे लगता है आप ही के लिए लिखा गया था क्या? मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। आपके साथ शायद यही हुआ है। मैंने तो कहा आपको कि ये टीम वर्क रहा है और किस्मत से मुझे टीम के मेंबर्स जिसे कहते हैं ना टोटल ऑफ ऑल द मेंबर्स TEAM, ये मेरे लिए बहुत किस्मत की बात थी और भाग्य में बोलूंगी कि जितने लोग जुड़ते गए वो सब दिल से अपनी सेवा देते हैं, निस्वार्थ सेवा देते हैं और इतने प्रोफेशनल्स हैं हर फील्ड के जो इस काम को आसान करते आए हैं, कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि भविष्य में भी करेंगे। मैम, आपने 26 जनवरी के परेड की बात की। आप उस दौरान परेड में भी आपने आगे आकर के काम किया था, जब बहुत पहले की बात बता रहे हैं, ऐसा मेंशन था, मैंने आपके बारे में पढ़ा। आप एक स्पोर्ट्स वुमन थी। मैम, आपकी पर्सनालिटी की जो डाइवर्सिफाइड एक्ट्स और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं है, जरा उसके ऊपर प्रकाश डालिए ना, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा है कि मैं आपको एज अ यंग उमा तुली मैम जानूं कि आप कैसी थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे अवसर मिलते रहे। मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया वॉलीबॉल में, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया ऑलमोस्ट हर गेम में। एनसीसी में फर्स्ट टाइम जब इंडिया में एनसीसी फॉर वुमेन शुरू हुआ था तो फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स में मैं थी। और उसके बाद लेडी ऑफिसर तक की पोस्ट पर वॉलंटियर लेवल पर काम किया। मैंने होमगार्ड में भी अपनी वॉलंटरी सर्विसेज रेंडर की। आई वाज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एंड आई गॉट प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल फॉर दैट। ओह माय गॉड। मुझे ऐसा लगता है कि खाली किताबी उपलब्धियां जो होती हैं वो जीवन को सार्थक नहीं बनाती। तो एक बार मुझे याद है स्पोर्ट्स में बार बार बाहर जाना पड़ता था रिप्रेजेंट करने, तो मेरे एक सब्जेक्ट में नंबर कम आए तो मैं अपने लेक्चरर के सामने बहुत रोई
कि अगर मैं खेलने नहीं जाती तो शायद मेरे नंबर ज्यादा आते। तो कहने तुम्हें ये नहीं अभी समझ में आ रहा कि खेल करके भी अगर इतने नंबर आए तो बाद में जो काम आएगा वो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट काम आएगा। ये जो आप ओपनिंग होंगी लाइफ में वो सारी डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी से होंगी, ना कि एक स्कॉलर के जीवन से होंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने घर आके कहा अब तो मैं और खेलूंगी। 4 बजे दौड़ने जाया करते और आपकी आवाज नहीं आ रही मैम अचानक ना। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है मैम, अब ठीक हो गई। अचानक आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी। बिल्कुल बंद हो गई थी जी। जी आवाज बंद हो रही थी, अब आ गई। नहीं अब ठीक है, अब ठीक है मैम, अब ठीक है। हाँ तो उसमें मतलब ये होता था कि एक सेटिस्फेक्शन जो मिलता था जी बाय बीइंग एन ऑलराउंडर, वो मुझे अपने प्रोफेसर की बात कभी भूलती नहीं। वो खाली स्कॉलर बन के नहीं मिलता शायद, और अभी भी मुझे बच्चों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। टेबल टेनिस अक्सर खेलती हूँ। और वाओ till about 2 years ago, I was playing volleyball also. तो मुझे अपने बच्चों को ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए तैयार करना, ये सोच के अमर ज्योति में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है। सारी मतलब स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पर इंक्लूसिव स्पोर्ट्स 5 बार करवाए हैं, और इंटर स्कूल ऑलमोस्ट एवरी ईयर होते हैं। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स भी कोई इजीली नहीं करवा सकता। सब लोग मुझे डिसवेट करते रहे कि ऐसे कैसे होगा कि आप एबल डिसेबल को एक साथ खिला देंगे। मैंने कहा प्रूव करके दिखा देते। तो इसी वजह से अपने स्कूल के बच्चों को थिएटर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया। तो हमारे एक स्टूडेंट ने हमारे और बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपनी एक थिएटर कंपनी बना दी। उर्मुल शेख का आपने सुना होगा। वो डिस्पाइट हर चैलेंजेस उसने आईएएस में एग्जाम पास करके असिस्टेंट कमिश्नर बनी हुई है। तो इस तरह की उपलब्धियों जब बच्चों की मैं देखती हूँ, मैंने प्राची का भी बताया कि वो 4th आई पैरालंपिक्स में। एक लड़की है जो इंटेलेक्चुअली डिलेड है, कैलिफोर्निया गई फॉर स्पेशल ओलंपिक, वहां 4 गोल्ड मेडल लेकर आई, और जहां दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको 16 लाख रुपए का इनाम दिया। तो मुझे मतलब ऐसा लगने लगा कि दिस इज द ओनली वे यू शुड ब्रिंग अप अ चाइल्ड। जब तक सब चीजों में एक्सपोजर नहीं होगा, जब तक सब चीजों में बच्चे अपना कॉन्फिडेंस गेन नहीं करेंगे, आगे लाइफ में भी उनको उसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट कहा मैम आपने, बिल्कुल परफेक्ट आपने कहा। मैम आपसे ना मैं एक बात पूछना चाहूंगी। जैसे आपकी लाइफ इतनी आपने आगे अभी तक गुजारी है, आगे आपकी लाइफ में आपने और भी बहुत कुछ करना है, लेकिन जब आप कभी पीछे मुड़कर देखती हैं तो उमा तुली मैम कितनी बदली है अपने इस जर्नी में? मैं वो मेरे आसपास चलो से कुछ मैं अपने विचार बदलना चाहती हूँ, ना मैं खुद बदलना चाहती हूँ। मुझे एक ईश्वर ने बहुत अच्छे अवसर दिए हैं, और ऐसे अवसर दिए हैं कि एक जैसे कहते हैं ना, आई हैव had a glorified life. I have enjoyed my life because of this mission, because of this vision, and because of everybody's support in getting my dream come true. बिल्कुल सही मैम। मैम डॉक्टर मोहित शर्मा जो है वो बहुत एक रिनाउंड साइकेट्रिस्ट है, वो भी हमारे लाइफ में जुड़े हुए हैं। वो आपको कह रहे हैं कि इंक्लूजन इज द वे नॉट एक्सक्लूजन। मैम यू हैव प्रूव्ड इट, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। वो आपको थैंक यू कह रहे हैं। ही इज अ वेरी रिनाउंड साइकेट्रिस्ट। इट्स लवली मैम। और मैम कभी कोई आपको रिग्रेट तो नहीं रहा होगा ना अपनी लाइफ में किसी भी बात को लेकर के? रहे हैं, ऐसे रिग्रेट नहीं हुआ है। मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि रिग्रेट रहा है, बिकॉज अकम्प्लिशमेंट्स भी
प्रभु कृपा से इतने हुए हैं कि जब कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट होता है वो फिर अपने आप ही खत्म हो जाता है। मैम ह्यूमिलिटी दैट आई नेवर फील बोर्ड। लोग कहते हैं ना हम मतलब आज तक इस शब्द का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया है, मुझे लगा ही नहीं कभी बोर्ड। आपकी लाइफ थ्रू आउट हैपनिंग है, आप थ्रू आउट हैपनिंग तरीके से जीवन जी रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कभी बोर हो। यू डोंट हैव टाइम टू गेट बोर्ड एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है। That's why it's important to keep yourself involved. वेरी ट्रू मैम। मैम, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग ज्यादा समझ नहीं पाते इस बात को। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही? परफेक्ट आ रही है ना? हमारी सोसाइटी में मैम प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डिसेबल लोगों को देख करके हम उनके लिए सिंपैथी रखते हैं, लेकिन जैसे कि आपने बोला कि उन्हें हम एम्पावर करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम जैसे लोगों के लिए अगर कोई मैसेज देना हो आपको, तो व्हाट वुड योर मैसेज बी फॉर अस? सबसे बड़ा मैसेज तो मैं ये देना चाहती हूँ कि यू ट्रीट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एज पर्सन्स। From disability, and if you do that, you will only see ability in people with disability, and this is what is important. They are persons first, and if you have this understanding that what rights you have, they also have. And rights and duties go as two sides of a coin. अगर हम सिक्के दोनों तरफ की बात नहीं करेंगे तो कुछ आधा अधूरा हो जाएगा। तो हमें मैसेज ये देना है कि कभी भी कोई काम सिक्के के एक तरफ से नहीं होता। कभी हल आए कभी तेल आए, वो बात दूसरी है, पर हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि उनके भी स्वप्न हैं, उनके भी राइट्स हैं। उन राइट्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, उसमें कर्तव्य तो हमारा ही है ना। हमें ये कहना सरकारी स्थिति को सही नहीं, हमें सबको मिलकर एज ए टीम उनके जीवन को वैसा ही बनाना जैसा हम अपना जीवन चाहते हैं। तो उसके लिए अगर रीजनेबल अकोमोडेशन करनी पड़े तो करनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना चाहिए तो करना है, क्यों नहीं करना। और अगर हमें किसी भी समय ऐसे अवसर मिले जो हम उनकी लाइफ में कोई अंतर ला सकें, तो उसके लिए समय देना बहुत आवश्यक है। और सब लोग एक ऐसा नियम बना सकते हैं कि अपने लिए तो हम हमेशा जीते हैं, थोड़ा सा समय तो निकाले औरों के लिए, तभी तो जीवन सार्थक होता। बिल्कुल ठीक मैम, खुद के लिए जिए तो क्या जिए। ये आपकी लाइफ मैम थ्रू आउट मुझे ऐसा लगता है इतनी मोटिवेशनल रही है। लेकिन मैम, हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं कि वो अमर ज्योति ट्रस्ट, जो आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके जैसा कोई उनको संस्थान मिले जहां उनकी परफेक्ट अपब्रिंगिंग या ग्रूमिंग हो सके। ऐसी स्थिति में फैमिली मेंबर्स की क्या ड्यूटी है? मैं सोचती हूँ कि जब तक परिवार साथ में नहीं होगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं सभी को, अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स इन लॉ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, समाज के हर व्यक्ति को धन्यवाद तहे दिल से देना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड जितना एडजस्ट करते हैं, उनसे उन्होंने पूछा भी लोगों ने कि ये इतने काम में बिजी रहती हैं, तो घर की ड्यूटीज को मैंने निग्लेक्ट नहीं किया कभी। समय थोड़ा कम दे पाई, अब लगता है कि और देना चाहिए था, पर उससे लाइव्स में फर्क पड़ा हो। उनको जब भी मेरी जरूरत जहां पर भी पड़ी है, वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग शुरू मैंने देर से किया है ट्रस्ट, क्योंकि मैं चाहती थी बच्चे कम से कम तो घर में जिस तरह की भी जरूरत पड़ी वो मैंने सब कुछ छोड़कर किया। और मेरे हस्बैंड को जब उन्होंने पूछा कि ये इतना समय देती हैं तो आप कैसे अलाउ कर देते हैं, तो उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था कि वो किटी पार्टी में नहीं जाती, वो शॉपिंग में करने जाती, वो किसी किस्म की और सोशल इन्वॉल्व नहीं है, वो सिनेमा देखने जाती। वो इतना अच्छा वो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, तो मैं तो उनके साथ जुड़ जाता हूँ कि जिससे मुझे अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही ये स्वप्न साकार होता नजर आए।
क्योंकि मिशन इतना अच्छा है, विजन इतना अच्छा है, तो ये तो बहुत गलत होगा कि अगर मैं साथ में। और बिलीव मी, वी ब्रीद अमर ज्योति टुगेदर फ्रॉम बेड टी टू डिनर टाइम। तो वाह। और बच्चे भी आज संभाल रहे हैं, पूरी अच्छे दिल से पूरा टाइम लगा रहे हैं। तो शायद इसीलिए कि भगवान की ये इच्छा है कि इतना जो काम हुआ है वो एकदम से बंद ना हो जाए। तो बाकी लोगों के, मेरा एक ये था कि सब ट्रस्टीज को एक एक बच्चा अंदर आता जाए धीरे धीरे, क्योंकि वी हैव टू रिजाइन एंड दे हैव टू टेक ओवर। तो टीम जैसे बनी है शुरू से वैसी बनी रहेगी। तो कुछ काफी हद तक बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और काफी हो हाँ। भी ऑलरेडी। तो एक किस्म से सक्सेशन प्लान भी बना है और इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे काम में इस चीज की भी बहुत जरूरत होती है कि ये अचानक बंद ना हो, एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। इसमें सबकी, एज आई कीप सेइंग, इट इज अ वंडरफुल थिंग। इसमें सबका काम इतना ज्यादा क्रेडिटेबल है कि जितना बोले वो कम है। परिवार ही नहीं, हमारे साथ पूरा समाज है। जब हम बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स किए तो वो भी प्रूव हो गया। इंटरनेशनल, अब ओलंपिक्स किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की, नेशनल लेवल पर तो सभी कुछ किया। और हमेशा मैंने ये देखा कि कभी किसी ने हाथ पीछे नहीं किया। ये सब पॉसिबल है बिकॉज हमारे पास सेल्फलेस सर्विस देने वाले अनेक लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और जो जुड़े हैं वो छोड़े नहीं हैं हमको, और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सब मिलकर एक ऐसी टीम है जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने मिशन को एकम्प्लिश करना है कि एक ऐसा समाज जहां दिव्यांग और सामान्य बच्चों में कोई अंतर ना देखा जाए, उन्हें सेग्रीगेट ना किया जाए, उन्हें एक विशेष वर्ग कह के ना बुलाया जाए, वो समाज का एक अभिन्न अंग बन सके और हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फुल पार्टिसिपेशन के साथ सभी सामान्य बच्चों की तरह हर परिवार में बड़े हों, उनको सुविधाएं देना, उनको सब करना ही हमारा धर्म है, कर्म है। वेरी और नाइस मैम। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जीवन को सार्थक बनाए। वेरी ब्यूटीफुल मैम। मैम, समय मैंने आपसे सिर्फ 15 मिनट की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आपसे बात करते करते मुझे समय का सच में आभास नहीं हुआ। अभी मैंने समय देखा आगे निकल चुका है। चलते चलते सिर्फ आप मुझे चंद लाइनों में बता दीजिए कि आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है। मैं उसको फॉलो करना चाहती हूँ। ये मूल मंत्र कहिए या हार्दिक इच्छा कहिए, यही है कि जो एक अभियान चलाया है वो उतने ही उत्साह के साथ चलता रहे। अमर ज्योति के नाम के साथ जुड़ी हुई है एक सेल्फलेस टीम। तो वो टीम में कभी स्पिरिट में अंतर ना आए, एक जील के साथ, उसी जील के साथ, उसी जैसे कहते हैं कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ सब लोग इसको कंटिन्यू करते रहे, तो मेरी आत्मा को भी शांति मिलती रहेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपने जो समय दिया उसके लिए, जो आपने मार्गदर्शन दिया उसके लिए, और जो आज आपकी जर्नी पर मैं आपके साथ रही ना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बच्चा है वीपी बादल, उसने पता है क्या कहा मैम, उसने कहा कि मैं भी एक ऐसे व्यक्ति को, कोई एक हैंडीकैप होंगे जो कि बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, इन्होंने उनको भी काम दिया है। तो मुझे लगता है कि एक एक बूंद से भी जो है ना वो घड़ा बढ़ता है और वो सागर भी बन सकता है। तो किसी एक का सहयोग भी अगर ये कर रहे हैं तो थैंक यू बीबी बादल। अगर आपने ये काम किया है, आप अगर मदद दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं किसी को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम ने तो खैर जो काम किया है वहां तक पहुंचना भी हम लोगों का बहुत बड़ा सपना है मैम। थैंक यू। खुशी तो होती है जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैडम अब हम इस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं या उस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, अब हम कॉन्ट्रैक्टर बन चुके हैं, अब हम कंप्यूटर की वर्कशॉप चला रहे हैं, अब हम जिम खोल के बैठे हैं। तो ये ऐसे जो अकम्पलिशमेंट सुनती हूँ तो खुशी होती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आकर फाइनेंशियल हेल्प देते हैं कि मैडम आज हम अमर ज्योति की वजह से, मुझे मंदिर में अपने अमर ज्योति के कुछ चेंजेस लाने थे, बहुत पुराना सब कुछ हो गया था। तो मेरा इनिशियल
ग्रुप था फर्स्ट 30 बच्चों का, उसमें से जी एक मैम। बच्चा आया और वो बोला कि मैं ये सारा खर्चा, अब मैं कॉन्ट्रैक्टर बन गया हूँ, मेरे पास जो बिल्डर है उससे कहूंगा वो पूरे मिनिमम कॉस्ट पर ये करेगा और वो कॉस्ट मैं बेयर करूंगा। आई वाज सो टच्ड। ऐसे भी देखो, बच्चा ये सोच रहा है कि मैंने जो लिया वो सोसाइटी को वापस देना, और कितने अच्छे तरीके से वापस दे रहा है। तो इन गिविंग वी रिसीव, ये मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। So let us teach people to give. How to cultivate that feeling is what we have to learn. Give so ब्यूटिफुल that. मैम, ब्यूटिफुल मैम, थैंक यू सो मच। हुआ आपके साथ बात करने का, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं सोचती हूँ कि ऐसे भविष्य में भी आप इस तरह से चर्चा करेंगे, इससे ज्यादातर बिल्कुल लोग। मैम, बिल्कुल मैम, मैं तो आपके स्टूडेंट्स जो कि कुछ बन गए हैं आपके छत्र छाया में रहकर, मैं तो उनसे भी बात करना चाहूंगी, उनका एक्सपीरियंस भी लेना चाहूंगी मैम, क्योंकि वो तो जरूर। आपके साथ एक जीवन गुजार चुके हैं। तो इट विल बी अ प्लेजर मैम उन लोगों से भी बात करना, और आप आप अपना आशीर्वाद देते रहिए हमें। कुछ तो हमारे साथ ही हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ मैम, एक राखी पांडे हैं, वो तो कह रही मॉम से कल मिलने आ रही हैं। उन्होंने तो लिखा है इसमें कि अब रहा नहीं जा रहा, मैं कल आपसे मिलने आ रही हूँ मैम। उन्होंने लिखा भी है। थैंक यू मैम। तो पहले बता दीजिएगा, सो दैट आई डोंट मिस मीटिंग यू। उन्होंने मेंशन कर दिया, शील कम एंड मीट यू टुमारो। थैंक यू मैम, अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमें देते रहिए, मार्गदर्शन देते रहिए। आपका एक अगर कतरा भी बन जाए हम तो बहुत बड़ी बात होगी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड मैम, थैंक यू, ब्लेस। थैंक थैंक यू यू, फॉर। थैंक यू। जितने लोग जुड़े हैं आप सभी का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारे साथ तुली मैम थी जिन्होंने मार्गदर्शन किया है, और जिनके सानिध्य में आज मुझे सच में लग रहा है कि मेरा मंथन जो है आज सही मायने में मैं मंथन कर रही थी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।